हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में। आज हम आपके साथ फिर से जुड़े हैं एक नए सीरीज़ को लेकर। सीरीज़ का नाम भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। आज हम लोग इसमें कुछ थ्योरीज़ और PYQ क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो। मेरे चैनल द्वारा आपको बढ़िया कंटेंट दिए जाते हैं और ताकि आपके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए बिना वक्त देरी किए हम आपको ले चलते हैं थ्योरी की ओर। मूल अधिकारों को नैग्सीर अधिकार कहते हैं। नैग्सीर अधिकार कहते हैं क्या कहते हैं? तो नैस्गिर अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। कब मिल जाता है? तो ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे USA के संविधान से लिया गया है। भारत का मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो USA के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 12, हम लोग अनुच्छेद 12 देख लेते हैं फ्रेंड्स मूल अधिकार में। आगे ठीक है, अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है? इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित डिफिनेशंस ऑफ स्टेट किया गया है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हें न्यायसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। न्यायसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? न्यायसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार द्वारा परिभाषित डिफिनेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, हर स्टेट में अपना अपना यानी कि डिफिनेशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 13 देख लेते हैं। आर्टिकल 13 देख लेते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया अल्पीकरण जा सकता है। अल्पीकरण यहाँ पे की मिसिंग है, किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अल्पीकरण किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 में है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 13 में है। यदि हमारे मूल, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार से प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, अल्पीकरण किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस में है? ये अनुच्छेद 13 में है। ठीक है, आर्टिकल 13 में है। आगे देख लेते हैं। आगे है अनुच्छेद 14। ये जो है समानता, ये क्या है फ्रेंड्स? ये जो आर्टिकल 14 है यानी कि अनुच्छेद जो 14 है, इसमें क्या है? तो समता और समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या है, याद रखने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 14 में 14 से 18 तक यानी कि 14 से 18 तक समता समानता का अधिकार का विवरण है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसे। आर्टिकल 14 देखते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? विधि के समता समानता इक्वालिटी बिफोर लॉ, अर्थात कानून के सामने सब समान है। क्या कह रहा है आर्टिकल 14? विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है फ्रेंड? ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण, इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। इक्वल, याद रखने की कोशिश करेंगे, इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ कहाँ से ली गई है? तो ये व्यवस्था जो है अमेरिका से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अपवाद का क्या अर्थ है? अपवाद देख लेते हैं। अपवाद में क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, अब बाद में देख लेते हैं। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता है जबकि वे अपने पद पर हो।
अपवाद का मतलब होता है राष्ट्रपति। अपवाद राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे अपने पद पर हो, यानी कि जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हों उन पर गिरफ्तारी या फौजदारी का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 15 देख लेते हैं क्या कह रहा है। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं, नोट देख लेते हैं। नोट क्या है, तो ये मुस्लिम, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। ठीक है, अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है। अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। आर्टिकल 16 देख लेते हैं। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है। आर्टिकल 16 याद रखेंगे फ्रेंड्स, मूल अधिकार में ये सारे यानी कि 14 से लेकर 18 तक में क्या क्या है, कितनी क्या क्या बातें विवरण दी गई हैं और कहाँ कहाँ से ये नियम लिए गए हैं, ये सारे नियम को याद रखने की कोशिश करेंगे। और हम आपको बहुत आसानी तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप इसे देखें एक बार, 2 बार, 3 बार अगर आप क्लास को वॉच करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक भी याद हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा। इक्वालिटी कहाँ, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 16 में, यानी कि अनुच्छेद 16 में इक्वालिटी यानी कि पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी की समानता, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा किस में की गई है? तो अनुच्छेद 16 में की गई है। अनुच्छेद 17 देख लेते हैं। आर्टिकल 17 देख लेते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल सबसे इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 17 ये आने वाला प्रश्न है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता। ठीक है, क्या है? अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है? अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, छुआछूत का अंत कब हुआ? जब आर्टिकल 17 लागू हुआ, यानी कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का, अनटचबिलिटी, छुआछूत का अंत ये लगने के बाद, अनुच्छेद 17 लगने के बाद ही ये हुआ। ठीक है, पहले छुआछूत की बहुत ज़्यादा अवधारणाएं थी। अब देख लेते हैं आर्टिकल 18 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। आर्टिकल अनुच्छेद 18 क्या कह रहा है? अब उपाधियों के एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। फिर से मैं 18 पढ़ देती हूँ। उपाधि के अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आप टाइटल्स रख सकते हैं, किंतु शिक्षा, सुरक्षा, किसी भी माध्यम से सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर पहले वाली पूर्व यानी कि उपाधि आपको लेनी होती है तो वो राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। ये सारे टाइटल्स या कुछ भी आपको लेना होता है तो इसके लिए आपको आर्टिकल 18 के तहत आपको राष्ट्रपति से लेना होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, इजाज़त लेनी होती है। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर, कर्नल आदि। ये यहाँ पे एग्जाम्पल भी है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल भी है, इसे नोट कर ले। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन किया हुआ है, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर, कर्नल, इन सब के नाम के आगे टाइटल लगता है फ्रेंड्स। इन सारे जो व्यक्ति हैं, जो ये पद हैं, इन सब के आगे टाइटल लगता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमति लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 19 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 19 से लेके 22 तक में ये डिफिनेशन दिया गया है फ्रेंड्स। 19 से लेके 22 तक में स्वतंत्रता का राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 19 से 28 तक में जो है ये दिया गया है। आइए हम इसे देखते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 19 का भाग 1 क्या कह रहा है, हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस, बोलने की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, झंडा लहराना, फ्रीडम ऑफ वेव द फ्लैग, वेव द फ्लैग, पुतला जलाने, बर्निंग द एफिजी, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब जो है आर्टिकल 19 में है। आगे देख लेते हैं। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, ओके। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबली विदाउट आर्म्स, ये किस में है? आर्टिकल 19 भाग 2 में है। ठीक है फ्रेंड्स, सब 3 देख लेते हैं। भाग 3 क्या कह रहा है? भाग 3 क्या कह रहा है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म्स एसोसिएशन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 भाग 3 में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 44 देख लेते हैं। आर्टिकल ये भाग 4 देख लेते हैं। बिना रोक टोक चारों और घूमने की स्वतंत्रता भी 19 में ही है। टू मूव अराउंड विदाउट रजिस्ट्रेशन, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 क्या कह रहा है? भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू स्टिल इन एनी एरिया इन इंडिया, ओके। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता भी 19 में मेंशन किया हुआ है। फ्रीडम टू सेटल इन एनी एरिया इन इंडिया, ओके। और 6 क्या कह रहा है? संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 19 का 6 भाग क्या कह रहा है? देखिए, आर्टिकल 19 में 6 भाग हैं। ठीक है। संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अब यह मूल अधिकार नहीं रहा है। ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था, अब ये मूल अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है, लीगल राइट हो गया है। ये लीगल राइट हो गया है। संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है फ्रेंड्स? तो ये लीगल राइट हो गया। ये मूल अधिकार पहले हुआ करता था, ये मूल अधिकार अब नहीं रहा और ये लीगल राइट्स हो गया है। आइए हम लोग एक नज़र फिर से ऊपर देखते हैं ताकि हमें याद हो जाए। अनुच्छेद 19 में पहला क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 क्या है? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार रखने की स्वतंत्रता। 3 क्या कह रहा है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी है। 4 क्या है? बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता किस में है? आर्टिकल 19 में। 5 क्या है? भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता किस में है? 19 में, आर्टिकल 19 में है, यानी कि 19 में है। 19 में भाग 5 में है। ठीक है फ्रेंड्स। और 5 क्या कह रहा है? संपत्ति का अधिकार। 6 क्या कह रहा है? संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अब ये लीगल मूल अधिकार नहीं रहा, ये कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु संपत्ति के आधार राइट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ पे नोट करेंगे, मूल अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। पहले ये 24वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 1978 में जो है ये मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 क, याद रखेंगे, 300 के क के तहत कानूनी अधिकार, लीगल राइट में रखा गया है। किसे रखा गया है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर जो है ये अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार, लीगल राइट में रखा गया है। आगे देख लेंगे। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू डू बिजनेस, अनुच्छेद। ठीक है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 3 क्या कह रहा है? 4 क्या कह रहा है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यवसाय कार्य करेंगे उसके लिए आपको स्वतंत्रता है भारत के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू डू बिजनेस। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है? देख लेते हैं। इनमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? तो 20 में। किसमें दी गई है? तो 20 में दी गई है। ठीक है। एक गलती की सज़ा, ऑप्शन यानी कि एक क्या कह रहा है इसमें?
20 में एक गलती की एक सज़ा, ठीक है, और सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। समझे आप? यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ क्या कहने का मतलब है। अगर आप एक गलती करते हैं तो उसके लिए एक सज़ा मिलेगी। अगर आप सज़ा उस समय के कानून, जैसे कि अभी की जो कानून है, जो अभी लॉ चल रहा है, जो अभी कानून चल रहा है, जैसे कि अभी बुलडोज़र बाबा जो बुलडोज़र चला रहे हैं, ये तो कानून गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा है। सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए कि अभी आपने किसी के घर को तोड़ा और आपने केस कर दिया, उसके बाद वो कानून भी आपके सेम जैसा जो कानून चल रहा है, वो कानून वैसे ही आपका घर तोड़ा जाएगा, सेम, पहले या बाद के कानून के आधार पर नहीं किया जाएगा। सपोज़ ये मान लीजिए ये बुलडोज़र चलाना, किसी का घर तोड़ना, ये एक कानून है, उस आधार पर वैसे ही जैसे कि वो किसी ने घर तोड़ा किसी का, तो बुलडोज़र सेम वैसे ही चलेगा, उसी के आधार पर चलेगा, ठीक है। अब 3 देख लेते हैं। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है, आर्टिकल 20 ये कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। पर यहाँ तो उल्टा होता है फ्रेंड्स, पहले ही वो अपराधी घोषित हो चुका होता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है। ये फंडामेंटल राइट्स और ये जो अनुच्छेद है फ्रेंड्स, इसे जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने राइट्स को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को पॉलिटिकल साइंस नहीं पसंद होता है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ना आज के दौर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अपने आप को जानना, अपनी अधिकार को जानना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 21 देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है। इसमें प्राण एवं, नोट करेंगे, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। ये किस में है? अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार भी है। इसमें एक और अधिकार क्या जोड़ दिया गया है? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी पर जोड़ दिया गया है आर्टिकल 19 में, ठीक है। अब हमारी गोपनीय जानकारी का कोई उजागर नहीं कर सकता है। अब हमारी गोपनीय जानकारी का कोई भी व्यक्ति उजागर नहीं कर सकता है। अगर मेरी कोई भी छुपी हुई बात है, उसे कोई भी उजागर नहीं कर सकता। ये आर्टिकल क्या कह रहा है? ये आर्टिकल 21 कह रहा है। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है और क्या है, इसमें जोड़ दिया गया है, तो इसमें निजता का अधिकार भी जोड़ दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 21 में। याद रखेंगे फ्रेंड, आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार भी जोड़ दिया गया है, जिसमें पहले से इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, लाइफ और पर्सनल लायबिलिटी का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइट डिटेक्शन टेस्ट, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, सोडियम पैंथॉल, इलेक्शन इम्पल्स। आपने ये शायद सुना होगा कहीं पे, पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए बारे में सुना होगा, देखा भी होगा टेलीविज़न वगैरह पे। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आर्टिकल 21 क में है। इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है। इसे 86वां संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। फिर से मैं इसे पढ़ देती हूँ। आर्टिकल 21 का को, मैंने ऊपर 21 पढ़ा लेकिन को नहीं था, ये क है, याद रखेंगे। क 21 का क, इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क, क्या निःशुल्क, बिना फ़ी
प्राथमिक शिक्षा का अधिकार राइट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का है। इसे 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है भारत के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21 का क में निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद पढ़ना और याद करना बहुत ज़रूरी है हर एग्ज़ाम्स के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप आरआरबी देख लें या फिर आप टीआरई देख लें या फिर कोई भी बड़ी अधिकारी का एग्ज़ाम्स देख लें, ये आर्टिकल आता ही आता है। इसे याद कर लें या नोट कर लें फ्रेंड्स। नोट करने से ज़्यादा बेहतरीन होगा। आप नोट कर लेंगे अगर, तो आप उसको दोबारा वो रिविज़न देख सकते हैं, एक नज़र देख सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत कोई भी प्रश्न आए आर्टिकल से तो आपकी क्वेश्चंस छूटे ना। ठीक है, देख लेते हैं आगे अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है। आर्टिकल 22 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो गिरफ्तारी, अरेस्ट से संरक्षण, रक्षा, सेफ्टी करती है। पहला हो जाएगा, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट कारण बताना होता है। ये आर्टिकल जो 22 है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक सुने। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? आर्टिकल 22 में। पहला क्या हो जाएगा? गिरफ्तारी या अरेस्ट से पहले संरक्षण, रक्षा, सेफ्टी करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट इशू करना, और वारंट से भी पहले कारण बताना होता है कि व्यक्ति को किस कारणवश जो है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है या उसके नाम पे वारंट इशू हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 2 क्या कह रहा है, भाग 2 क्या कह रहा है। इसमें 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सहशरीर प्रस्तुत किया जाता है। सहशरीर मतलब शरीर के साथ। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। इसे अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। अब 3 देख लेते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। अधिकार है, ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 22 में कहा जा रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का पूर्ण अधिकार है। आगे देख लेते हैं, और आगे जो जाएगा आगे PYQ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग। विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या होता है? विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऑप्शंस के साथ साथ यहाँ पे टिक आउट भी किया हुआ है फ्रेंड्स। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय यंत्र। याद रखेंगे, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय यंत्र। मैं आपको क्वेश्चंस PYQ इसलिए कराती हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए। हालांकि मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखा है ऊपर में, और भी सारे क्लास में मैंने थ्योरी पढ़ा रखी हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस इसलिए कराती हूँ ताकि वो आपकी कंठस्थ हो जाए। ये 66 BPSC प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है? तो विधि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र का होना, ये विधि का कानून है। ये 66 BPSC प्रीलिम्स में आया हुआ हाल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रतिषेध, ऑप्शन 2 हो जाएगा परमादेश, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्प्रेषण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकार का परीक्षा। ये 65 BPSC प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम, यहाँ पे देखिए, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। किसमें? संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो अधिकार का परीक्षा पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यह 65 BPSC प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल है। तो ये किस में है?
ऑप्शन एक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 14, या ऑप्शन बी हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a). 19(1)(a) याद रखेंगे, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ 19(1)(a). संविधान का अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में अपने मकान पे, अपने घर पे हर नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है। आगे देख लेते हैं। ये 60 और 62 बीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है। कोई भी मैंने जो आपको ऊपर थ्योरी पढ़ाया और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आया है फ्रेंड्स। भले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है हर एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चला रही हूँ मैं सीरीज़। आगे देख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं है। आइए देखते हैं क्या गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है अधिकार। ऑप्शन एक हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन टू हो जाएगा कानून के समक्ष समता। ऑप्शन 3 हो जाएगा अल्पसंख्यकों के अधिकार। ऑप्शन 4 हो जाएगा जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये चीज़ जो है मौलिक अधिकार में चयनित नागरिकों को है, बाकी परंतु गैर नागरिक को नहीं है। जो बाहर के लोग हैं, जिनको यहाँ की नागरिकता नहीं है, जिनके पास जो यहाँ के नागरिक नहीं है, उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिली गई हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन एक हो जाएगा सूचना का अधिकार, बी हो जाएगा काम का अधिकार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। क्या मौलिक अधिकार के अंदर आता है शिक्षा का अधिकार? ये 53 से 55 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऊपर में दिया हुआ था कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया था नहीं है। अब ये है, वो मैं देखती हूँ किस में है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 65 प्रीलिम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे या नोट कर लें। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की नियुक्ति दी गई है? शक्ति दी गई है। कौन संविधान का मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त है? देखते हैं। भारत के सभी न्यायालयों को। ऑप्शन 2 हो जाएगा संसद को। ऑप्शन 3 हो जाएगा राष्ट्रपति को, या ऑप्शन 4 हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। जो है ये शक्ति प्रदान है, याद रखेंगे, ये शक्ति प्रदान है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, ये 47 बीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की संबंधित अधिकार को सम्मिलित किया गया है। भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेंगे।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 135, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 222 से 235, यानी इनमें से कोई भी नहीं। ये 44 बीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। ये 44 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार। मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है वर्णन किया गया है किसको? मौलिक अधिकार को। याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये बिहार सीडीपीओ प्रीलिम्स 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये पूछ सकता है कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट जब कराते हैं लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? कौन सी रीट लागू होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रीट लागू होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबेस कॉर्पस। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बिहार सीडीपीओ प्रीलिम्स 2017 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा सोल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा सोल कहा जाता है? ऑप्शन 1 हो जाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत, ऑप्शन सी हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन डी हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। ये बिहार सीडीपीओ प्रीलिम्स 2005 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसे शासनकाल में निकाल दिया गया था? किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा चरण सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा राजीव गांधी, ऑप्शन डी हो जाएगा मोरारजी देसाई। ये बिहार सीडीपीओ प्रीलिम्स 2005 में आया हुआ प्रश्न है, ये रिपीट हो सकता है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था। मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार को सूची से कब निकाल दिया गया था? तो किनके राज्य शासनकाल में? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज मैंने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है विथ थ्योरी, चूँकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसका अगला भाग मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी आपको बनाकर। नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे आप, तब इसका अगला भाग देख पाएंगे। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं और थ्योरी भी बहुत बड़ी है। और वैसे भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स है और ये जो बुक्स है ये बहुत बड़ी है। इसको जानने के लिए आपको लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि आपको आगे के सारे भाग आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका भला हो सके आपके एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल साबित हो। आई होप तो मैं कह ही नहीं सकती, ये सारे प्रश्न आने वाले हैं। अगर आप सही से इसको पढ़ें और सही से इसको देखें तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, ये झूठी बात नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लें, इससे बाहर कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।